हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे जिसका नेम है द मुगल एम्पायर। इस चैप्टर को हम रिवीजन नोट्स एंड समरी की हेल्प से डिस्कस करेंगे। सो एक बार फिर मैं आपके चैप्टर की ईजीएस्ट समरी लेकर आई हूँ ताकि आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए और जब भी आप अपनी टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर को पढ़ें तो आपको वन टाइम में ही आपका चैप्टर समझ आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हुवर मुगल्स, कि आखिरकार मुगल्स थे कौन। तो जो मुगल्स थे ना, वो दो रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी मदर की साइड से वो बिलोंग करते थे चंगेज़ खान की फैमिली से, और उनकी फादर की साइड से वो बिलोंग करते थे तैमूर किंगडम या तैमूर एंसेस्ट्री से। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुग़ल मिलिट्री कैंपेन। सो मुग़ल मिलिट्री कैंपेन में हम ये जानेंगे कि मुग़ल एम्परर जो आए थे इंडिया में, उन्होंने कहाँ कहाँ पे मिलिट्री कैंपेन किया और किन किन स्टेट्स को या राज्यों को अपने कंट्रोल में लिया। सबसे पहले आया था बाबर, जो कि फर्स्ट मुग़ल एम्परर था। इसने कैप्चर किया दिल्ली को 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर। बैटल ऑफ पानीपत, जो पानीपत की लड़ाई थी उसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया था बाबर ने और दिल्ली को अपने कैप्चर में ले लिया था। उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं आता है। जो हुमायूं था उसने कैप्चर किया था दिल्ली को फिर से 1555 में। और उसके बाद आता है हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर ने कैप्चर किया था चित्तौड़ को, रणथंभौर को, गुजरात को, बिहार को, बंगाल, कश्मीर, बेरार, खंडेस, इन सब किंगडम्स को उसने अपने अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की और वो सक्सेसफुली उसने कैप्चर भी कर लिया। फिर आता है अकबर का बेटा जहांगीर। जहांगीर ने मिलिट्री कैंपेन किया सिख के ख़िलाफ़ और ओहम्स के ख़िलाफ़, ताकि वो उनकी किंगडम को अपने अंडर, मुग़ल एम्पायर के अंडर कैप्चर कर सके। उसके बाद आता है शाहजहाँ, जो कि जहांगीर का बेटा था। उसने कैप्चर किया अहमदनगर और बीजापुर। ठीक है, शाहजहाँ ने, जो कि मुग़ल एम्परर था और जहांगीर का बेटा था, उसने कैप्चर करने की कोशिश की थी अहमदनगर और बीजापुर। और फिर लास्टली औरंगज़ेब ने, जो कि शाहजहाँ का बेटा था औरंगज़ेब, इसने जो कैप्चर करने की कोशिश की थी वो साउथ इंडिया में जो दक्कन है वहाँ पे काफ़ी बैटल, काफ़ी मिलिट्री कैंपेन की और जो साउथ इंडिया के कुछ किंगडम्स थे वहाँ पे उसने मुग़ल एम्पायर में उन किंगडम्स को मिलाने की कोशिश की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, कि मुग़ल्स में जो किंग होता था अपने बाद अपनी जो किंगडम है पूरा या अपनी राजगद्दी है वो किस तरह से अपने सन्स में या अपनी डॉटर्स में डिवाइड करता था। सो जो मुगल्स थे वो कौन सा कस्टम फॉलो करते थे? को परसेनरी इनहेरिटेंस का सिस्टम। को परसेनरी इनहेरिटेंस में क्या होता है, इसमें जो वेल्थ होती है किंग की या फिर उसका जो किंगडम होता है वो उसके बेटों में ना इक्वली बांट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके बड़े बेटे को ही सारा किंगडम मिलेगा, उसके जितने भी बेटे हैं उसमें अलग अलग उन्हें किंगडम में से हिस्सा दे दिया जाएगा। तो इस तरह का जो सिस्टम था मुगल्स का सक्सेशन का, जिसके को परसेनरी इनहेरिटेंस का सिस्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मुग़ल रिलेशन विद अदर रूलर्स। अब मुगल्स के रिलेशन कैसे थे दूसरे रूलर्स के साथ, उसके बारे में हम जानेंगे। द मुगल्स कैंपेन अगेंस्ट रूलर हु रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। सो मुगल्स क्या करते थे, पहले वो ना एक प्रपोजल भेजते थे दूसरे किंग्स को कि हमारी, आप जो है हमारे मुग़ल किंगडम में शामिल हो जाओ। और जब वो मना कर देते थे कि नहीं, हमें नहीं शामिल होना, हमें इंडिपेंडेंटली ही अपने किंगडम को चलाना है, हम ही अपने किंगडम को चलाएंगे, हमें किसी के साथ शामिल नहीं होना, तब मुगल्स क्या करते थे, मिलिट्री कैंपेन करते थे, वहाँ जाके वॉर करते थे और फोर्सफुली उनके किंगडम को अपने में शामिल करने की कोशिश करते थे। So many rulers joined Mughals voluntarily when Mughals became powerful. The Rajputs support and serve the Mughals voluntarily. तो बहुत सारे ऐसे किंग थे जो मुगल्स के साथ जुड़ना चाहते थे। वो मतलब जैसे मुग़ल प्रपोजल भेजते थे और वो एक्सेप्ट कर लेते थे। जैसे कि इनमें से राजपूत भी शामिल हैं। राजपूत जो थे उन्होंने मुगल्स के साथ काफ़ी काम किया, काफ़ी उनका सपोर्ट किया एंड उनको मिलिट्री में भी सर्विसेज प्रोवाइड की। The Mughals given their land back as assignment, Watan Jagir. This careful balance between defeating but not humiliating their opponent enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. तो मुगल्स क्या करते थे, जब वो अपने में शामिल कर लेते थे किसी किंगडम को, तो वो उस राजा से ना उसकी ज़मीन नहीं छीनते थे, उसका किंगडम नहीं छीनते थे, वो उसे वापस कर देते थे। कैसे वापस करते थे? वतन जहागीर के नाम से। और वो कहते थे कि आप इस पर रूल करो बट हमारे नाम पे, मतलब आपको कोई बाउंडेशन नहीं है आप पे, ऐसा नहीं है कि हम आपकी लैंड को ले लेंगे, आपकी लैंड आपकी ही रहेगी, आप उस पर रूल करोगे बट अंडर मुग़ल एम्पायर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मनसबदार एंड जहांगीरदार्स। तो जहांगीरदार्स और मनसबदार्स कौन थे, इनका क्या काम था वो देखते हैं। जो तुर्किश, ईरानियन, इंडियन, मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठास और कुछ दूसरे ग्रुप थे जो मुग़ल सर्विसेज ज्वाइन करते थे एज मनसबदार। अब मनसबदार्स का क्या काम होता था? उनका काम होता था कि एक सोल्जर्स की आर्मी को मेंटेन करना, जो कि हॉर्स बैक वाली जो सोल्जर्स होते हैं ना, जो घुड़सवारी करके वॉर करते हैं, ऐसे सोल्जर्स की आर्मी को मेंटेन करना। और मनसबदार को सैलरी कहाँ से मिलती थी?
जो भी उनके एरिया में जो वो टैक्स कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उससे उन्हें सैलरी मिलती थी, उससे वो अपनी जो इनकम का सोर्स है वो ऑब्टेन करते थे, लेते थे, और उनकी इसी सैलरी को क्या बोलते थे, जहागीर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जब्त एंड जमींदार्स। द सोर्स ऑफ इनकम फॉर मुगल इज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस्ड ऑफ peasantry, द मीडिएटर हु यूज टू कलेक्ट टैक्स कॉल्ड जमींदार। अब जो मुगल्स थे उनकी इनकम ऑफ सोर्स क्या था, वो था टैक्स। जैसे आज गवर्नमेंट का इनकम ऑफ सोर्स टैक्स होता है, उसी टाइम पे जो मुगल्स थे उनके भी जो इनकम का सोर्स क्या था, टैक्स था। और ये टैक्स किससे लेते थे, ये लेते थे किसानों से, फार्मर्स से, या जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनसे जो टैक्स लेते थे। और टैक्स के रूप में क्या लेते थे, प्रोड्यूस की जो भी वो बना रहे हैं उसका कुछ हिस्सा वो एज अ टैक्स लिया करते थे। अब इस टैक्स को लेने का काम वो खुद तो करते नहीं थे, वो ज़मींदार अपॉइंट करते थे, वो मीडिएटर अपॉइंट करते थे, जो उनके बिहाफ पर उनकी जगह वो टैक्स ले सके और उनको वो टैक्स जाके कलेक्ट करवा सके। ठीक है। सो ऐसे लोग जो मीडिएटर का काम करते थे पीसेंट्स और मुगल्स के बीच में, उन्हें बोलते हैं जमींदार। ठीक है। वो मीडिएटर का काम करते थे मुगल्स के बीच में और पीसेंट्स के बीच में। Every province was divided into revenue circle with its own revenue rate for the individual crop revenue system called जब्त। अब हर प्रोविंस का, हर राज्य का अपना अपना रेवेन्यू सर्कल होता था, और हर क्रॉप का जो रेवेन्यू की रेट थी वो अलग अलग होती थी। मतलब हर क्रॉप पे अलग अलग तरह का टैक्स लगता था, और इसी सिस्टम को क्या बोलते थे, इसी क्रॉप रेवेन्यू सिस्टम को बोलते थे जब्त। इट वॉज स्टार्टेड बाय अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल। और ये जो सिस्टम है क्रॉप रेवेन्यू सिस्टम, जिसको जब्त बोलते हैं, इसको स्टार्ट किया था अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल ने। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अकबर्स पॉलिसी। अकबर डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबास गवर्नड बाय सूबेदार। अब जो अकबर था उसने अपने पूरे किंगडम को अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था, मतलब अलग अलग राज्यों में डिवाइड कर दिया था, और इन राज्यों को उनकी भाषा में बोलते थे सूबास। और सूबास के जो गवर्नर थे उनको बोलते थे सूबेदार। जैसे आज के टाइम में हमारे पूरे 28 राज्य हैं और हर राज्य में एक चीफ मिनिस्टर होता है, उसी तरह से अकबर ने भी अपने किंगडम को डिवाइड कर दिया था अलग अलग राज्यों में, और हर राज्य को वो बोलते थे सूबा, और सूबे में कौन अपॉइंट होता था, सूबेदार। इच प्रोविंस ऑल्सो हैड फाइनेंशियल ऑफिसर कॉल्ड दीवान। और हर प्रोविंस में, हर राज्य में एक फाइनेंशियल ऑफिसर भी होता था, जो सारा इनकम का ब्यौरा रखता है, जो सारा इनकम मेंटेन रखता है, टैक्स मेंटेन रखता है। ठीक है। फाइनेंशियल इश्यूज़ को देखता है उस स्टेट के, उसे बोलते थे दीवान। अकबरनामा रिटर्न बाय अबुल फजल डिस्क्राइब द वर्क एंड लाइफ ऑफ अकबर। अब अकबरनामा है जो कि अकबर की पूरी बायोग्राफी है, उसे लिखा था अबुल फजल ने, जिसमें अबुल फजल ने अकबर की पूरी वर्क लाइफ के बारे में लिखा था और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखा था। एट फतेहपुर सीकरी अकबर स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन विद द स्कॉलर ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। These discussion used to happen in इबादत खाना। अब फतेहपुर सीकरी एक जगह थी जो आगरा में अभी भी है। सो यहाँ पे अकबर क्या करता था, यहाँ पे अकबर अलग अलग धर्म के स्कॉलर्स को बुलाता था, लोगों को बुलाता था जो कि उस रिलीजन के काफ़ी फेमस लोग थे। उन्हें बुला के वो डिस्कशन करता था रिलीजियस इशू पे, कि कैसे हम अलग अलग रिलीजियस को एक साथ ला के पीस मेंटेन रखें। और ये डिस्कशन कहाँ होती थी, इबादत खाना में। Akbar started the idea of Sulai Kul or universal peace, the tolerance among all religion. These further followed by Jahangir and Shahjahan. अब जो अकबर था उसने सुलाई कुल का एक आइडिया डिस्कस किया, एक आइडिया स्टार्ट किया, जिसमें क्या था, यूनिवर्सल पीस। क्यों स्टार्ट किया था उसने, क्योंकि अकबर जिस देश में रहता था, जिस देश का वो राजा था इंडिया का, वहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि उनके बीच में पीस रह सके। द टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजन, वो चाहता था कि जितने भी धर्म हैं उनके बीच में टॉलरेंस रहे, पीस रहे। और यही आइडिया अकबर के बेटे और उसके पोते जहांगीर ने भी, अकबर के बेटे जहांगीर और उसके पोते शाहजहां ने भी आगे फॉलो किया। नेक्स्ट टॉपिक है द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। अब मुगल एम्पायर का क्या होता है 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में, और उसके बाद वो देखते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी टुक मुगल एम्पायर टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। क्योंकि मुग़ल एम्पायर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब वो गवर्नमेंट को जिस तरह से चलाते थे, और जो मिलिट्री एफिशिएंसी थी, उनकी मिलिट्री भी काफ़ी एफिशिएंट थी, अच्छी थी। इसकी वजह से मुग़ल एम्पायर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा, बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। ठीक है। बहुत ज़्यादा उसने तरक्की की, और उनकी किंगडम में ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी आई। मतलब कि उनके किंगडम में जो मनी का फ़्लो था वो काफ़ी अच्छा था, मनी और काफ़ी ज़्यादा धन दौलत इस टाइम पर आई। The Mughal emperor and their मनसबदार spent a great deal of their income on salaries and goods। अब जो मुग़ल एम्प्रॉर थे और उनके मनसबदार थे, वो अपनी जो इनकम थी किस पे खर्च करते थे, वो खर्च करते थे
अच्छी चीज़ों पर, अच्छी क्वालिटी की चीज़ों पर, अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज पर, ठीक है। एंड द वेल्दियर प्लीसेंट्री आर्टिशनल ग्रुप मर्चेंट्स एंड बैंकर प्रॉफिटेड इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड। और जब इस 17वीं सेंचुरी का टाइम आया, जब मुग़ल एम्पायर अपनी पीक पर था, बहुत डेवलप कर रहा था, बहुत आगे बढ़ रहा था, उसी टाइम पे किसानों को, आर्टिस्ट को, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, मर्चेंट्स जो व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, बैंकर्स, इन सबको बहुत फ़ायदा हुआ इस टाइम पर। सेवरल प्रोविंसेस स्टार्टेड डिक्लेयरिंग दैमसेल्फ इंडिपेंडेंस बाय 18th सेंचुरी। और फिर आती है 18th सेंचुरी का टाइम, आता है 18th सेंचुरी का टाइम, और जो भी प्रोविंसेस थे, जो कि सूबास थे अकबर के मतलब किंगडम के, या कह सकते हैं मुग़ल किंगडम के, वो अब अलग अलग होने लग गए थे। मतलब वो चाहते थे कि अब हम मुग़ल एम्पायर से हट जाएं, क्योंकि अब अकबर तो रहा नहीं था, और उस टाइम पे जो भी मुग़ल किंग था वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं था कि वो सबको साथ में लेकर चल सके। इसलिए जो भी प्रोविंसेस थे, जो सूबास थे, वो चाहते थे कि हम मुग़ल एम्पायर से अब अलग हो जाए और अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएं। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें।